नमस्कार दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के तत्व। गार्नर की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। वे हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन, भूभाग, टेरिटरी, सरकार, गवर्नमेंट, संप्रभुता, सोवरिग्निटी। इन चारों तत्वों में प्रथम 2 तत्व जनसंख्या और भूभाग राज्य के भौतिक आधार हैं और अंतिम तत्व सरकार और संप्रभुता आध्यात्मिक आधार हैं। इनकी व्याख्या नीचे की जा रही है। पहला, जनसंख्या। राज्य एक मानवीय समुदाय है। राज्य का निर्माण मनुष्यों से ही होता है। मनुष्यों के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है। गार्नर ने ठीक ही लिखा है। राज्य के अस्तित्व के लिए जनता रूपी भौगोलिक तत्व की निरपेक्ष आवश्यकता है। जनता के अभाव में राज्य की कल्पना संभव नहीं है। इसके बिना न तो शासक हो सकते हैं न शासित। ब्लंसली का भी मत है कि जनता ही राज्य के व्यक्तित्व का आधार है। राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, इस प्रश्न पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक लॉज में राज्य के लिए 5040 जनसंख्या निर्धारित की। अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या न बहुत अधिक होनी चाहिए न बहुत कम। उसने इस संबंध में एक सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए कहा कि राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि वह आत्मनिर्भर और सुशासित दोनों हो सके। कौटिल्य ने यद्यपि छोटे आकार के राज्य का ही समर्थन किया, तथापि उसने इस संभावना को अस्वीकार नहीं किया कि विजेता अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार कर विशाल राज्य का निर्माण कर सकता है। रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। यूनानी विद्वानों ने छोटे राज्यों का समर्थन इसलिए किया कि वे नगर राज्य और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक थे, जिसकी सफलता के लिए जनसंख्या का कम होना आवश्यक था। राजतंत्र का समर्थन होने के कारण केवल कौटिल्य ने विशाल राज्य की संभावना को अस्वीकार नहीं किया। आधुनिक काल में विज्ञान की प्रगति और आवागमन एवं संचार के साधनों में विकास के कारण परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। जनसंख्या के आधार पर महत्व गौण हो गया है। आजकल एक ओर यदि चीन और भारत जैसे अरबों जनसंख्या वाले राज्य हैं, तो दूसरी ओर केवल कुछ हजार जनसंख्या वाले मोनाको और लग्जमबर्ग जैसे राज्य भी हैं। आज विज्ञान ने सारी पृथ्वी को एक नगर बना दिया है। आज भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति तीव्र हो गई है। पृथ्वी के किसी एक कोने में घटने वाली घटना की खबर कुछ ही घंटों में सारी दुनिया में फैल जाती है। इसलिए विशाल राज्यों का निर्माण करना असंभव नहीं माना जाता है। उनका शासन भी उतनी कुशलता से हो सकता है जितनी कुशलता से प्राचीन नगर राज्यों का होता था। प्रातिनिधिक रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली के द्वारा अधिक जनसंख्या वाले राज्यों का शासन भी सरल हो गया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जनसंख्या सीमित होनी चाहिए। राज्य की उन्नति तभी संभव है जब वहाँ की जनता संतुष्ट हो, और जनता तभी संतुष्ट हो सकती है जब राज्य उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास कर सके। अतः किसी भी हालत में जनसंख्या राज्य की प्रादेशिक सीमा और भरण पोषण करने की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वस्तुतः किसी राज्य की श्रेष्ठता नागरिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि उनके गुणों पर निर्भर करती है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य के नागरिक स्वस्थ, बुद्धिमान, अनुशासित, उत्साही और कर्मठ हों। श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं। प्लेटो ने सच ही कहा है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं, बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होती है। इसलिए नागरिकों का चरित्रवान होना राज्य के विकास और उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। दूसरा, भूभाग। राज्य का दूसरा अनिवार्य तत्व निश्चित भूभाग है। जिस प्रकार राज्य का व्यक्तिक आधार पर्सनल बेसिस जनसंख्या है, उसी प्रकार उसका भौतिक आधार मटेरियल बेसिस भूभाग है। जब तक जन समुदाय पृथ्वी के किसी निश्चित प्रदेश पर निवास नहीं करता, तब तक वह राज्य नहीं बन सकता। कुछ लेखकों का मत है कि भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इन लेखकों में सर जॉन सीले, लियोन ड्यूग्वी, बिलोबी और हॉल नामक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सीले का यह मत है कि यदि केवल राज्य सरकार के सिद्धांत के अनुसार कोई जनसमूह इकाई के रूप में संगठित है, तो उसे हम राज्य कहेंगे। उसने यह भी लिखा है, राजनीतिक विज्ञान केवल सभ्य और संगठित राज्यों का ही विज्ञान या अध्ययन का विषय नहीं है। हम यह मानने में क्यों संकोच कर रहे हैं कि अरब के रेगिस्तान में भी राज्य बन सकता है? ऐसे अनेक प्रदेशों में भी संगठित किया जा सकता है।
जहाँ ज़मीन से कुछ भी प्राप्त करना संभव है, जहाँ न तो निवेश पर जा सकता है और न खेती करके पेट भरा जा सकता है। भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व न मानने के पक्ष में तर्क देते हुए ड्यूग्वी ने लिखा है कि राज्य शब्द शासकों को निर्दिष्ट करता है या वह ऐसे समाज को निर्देशित करता है जिसमें शासकों और शासितों की स्थिति में अंतर होता है। इसी कारण से जिसमें सार्वजनिक शक्ति निवास करती है। ड्यूग्वी वास्तव में शासक और शासितों के बीच की खाई को दिखाना चाहता है जो सभी मानवीय समुदाय में छोटे और बड़े, असभ्य और सभ्य सभी समाजों में समान रूप से दृष्टिगोचर होती है। बिलोवी के शब्दों में राज्य अपने में न तो जनसंख्या है, न सरकार है, न अदालत है, न संविधान ही। सच है कि राज्य वह प्रदेश भी नहीं है जिस पर राज्य की संप्रभुता मानी जाती है अथवा जिस पर उसका आदेश चलता है। राज्य वास्तव में निश्चित व्यक्तियों का एक समुदाय है जिसको राजनीतिक इकाई के रूप में संगठित किया गया हो। उन्होंने लिखा है कि द स्टेट itself is then neither the people nor the government nor the magistracy nor the constitution nor is it indeed the territory over which its authority extends. It is the given community of given individuals viewed in certain aspect, namely as political entity. हॉल महोदय ने भी कहा है कि कोई कारण नहीं कि भावनात्मक रूप से एक घूमने वाला कबीला या समाज अपने आप को नियमबद्ध या किसी निश्चित जाति के अंतर्गत न माने, जैसा कि एक राज्य में होता है। वर्तमान समय में सीले, ड्यूग्वी, बिलोवी और हॉल के विचारों को स्वीकार नहीं किया जाता है। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण से उनके विचारों को मानने में कठिनाई है। वस्तुतः बिना भूभाग के राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। ब्लसली के शब्दों में जनता उस समय तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सकती जब तक कोई निश्चित भूप्रदेश न हो। गार्नर ने भी लिखा है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह कहना कठिन है कि किस प्रकार का एक खानाबदोश जाति को राज्य कहा जाए। एक निश्चित भूभाग के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति राज्य का सदस्य होता है, उसी प्रकार एक एक इंच जमीन राज्य की होती है। न तो ऐसा कोई राज्य है जिसका कोई छोटा या बड़ा प्रदेश न हो, और न ही ऐसा कोई प्रदेश है जो किसी छोटे या बड़े राज्य के अंतर्गत न हो। खानाबदोश कबीले जो एक जगह से दूसरी जगह मारे मारे फिरते हैं, एक राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। एक निश्चित भूखंड पर अधिकार जमाने के बाद ही वे एक राज्य होने का दावा कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप 1948 के पूर्व यहूदी लोग यूरोप के विभिन्न राज्यों में बसे हुए थे। उनकी अपनी परंपरा थी, परंतु निवास स्थान के रूप में निश्चित भूभाग न था। जब इजराइल के रूप में एक निश्चित भूभाग पर उनके राज्य की स्थापना हो गई है। भूमि राज्य को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। राज्य के लोगों में एकता, बंधुत्व और देशभक्ति की भावना भरती है। राज्य को स्थायित्व प्रदान करती है, नागरिकता और संप्रभुता का निरूपण करती है और राज्य के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निश्चित करने में मदद करती है। अतः भूमि राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। भूभाग के अंतर्गत केवल राज्य की भूमि ही नहीं, बल्कि झीलें, नहरें, पहाड़, नदियाँ आदि, राज्य के सागर तट के आसपास 3 मील या 12 मील का समुद्र और राज्य की अपनी सीमा के अंतर्गत पड़ने वाले देश के समस्त आकाश भी आते हैं। लेकिन राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विदेशी कूटनीतिज्ञों, प्रतिनिधियों, शासकों एवं अस्थायी रूप से रहने वाले विदेशी जहाजों पर राज्य का अधिकार नहीं होता है। राज्य के आकार के संबंध में भी विद्वानों में मतांतर है। आजकल एक और अमेरिका, भारत और चीन से विशाल राज्य हैं, तो दूसरी ओर चीन जैसे विशाल राज्य हैं, तो दूसरी ओर सैन मेरिनो जिसका क्षेत्र मात्र 38 वर्ग मील और मोनाको जिसका क्षेत्र मात्र 1.5 वर्ग किलोमीटर है। जैसे छोटे राज्य विद्वान है, कौन है? सैन मेरिनो और मोनाको, जिसका 38 वर्ग मील और एक का 1.5 वर्ग किलोमीटर। जैसे छोटे राज्य विद्वान, इस पर जनसंख्या था। राज्य के भूभाग के आकार के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। वे छोटे और बड़े राज्यों की उपयोगिता के विषय में विद्वानों मतभेद है, तथापि बड़े राज्यों के साथ साथ छोटे राज्य भी विद्यमान हैं।
तो चलिए अब यहीं तक, अगले एपिसोड में पढ़ते हैं। जय हिंद।